अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं राना शहबाज हूँ। ले नाजरीन, कल 14 अगस्त यौम आज़ादी का दिन था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर हैं, जो वर्कर हैं, जो चाहने वाले हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने कल जश्न आज़ादी के मौके पर तारीख़ रकम कर दी और उन्होंने साबित कर दिया कि वो खान साहब के शाना बशाना खड़े हैं। चाहे जितनी मर्ज़ी सख्ती हो जाए, चाहे जितनी मर्ज़ी लाठीचार्ज हो जाए, चाहे जितना मर्ज़ी रियासत जुल्म कर ले और उन्हें दबाने की कोशिश कर ले, लेकिन वो हकीकी आज़ादी हासिल करके रहेंगे। और कल उन्होंने एक नारा भी लगाया है कि खान की आज़ादी कौम की रिहाई है, खान की रिहाई कौम की आज़ादी है। ये कल नारा लगाया गया है नाजरीन। तो कल तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती भी थी, पकड़ दकड़ भी थी, लाठी चार्ज भी था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हकीकी आज़ादी मनाई है। बाहर निकले हैं और पीटीआई के झंडे लेके वो निकले हैं। साथ पाकिस्तान के झंडे थे और साथ पीटीआई के झंडे थे और वो पकड़ दकड़ बहुत ज़्यादा थी और लाठी चार्ज भी था। तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर थे, जो सपोर्टर थे, उन्होंने क्या कुलिया अख्तियार किया कि उन्होंने ये जो मोबाइल कंपनियों के जो सिग्नल टावर हैं, वो उन टावरों के ऊपर चढ़े हैं और वहाँ पर ऊपर चढ़ के उन्होंने तहरीक इंसाफ के झंडे लगाए हैं और इस तरीके से बड़े बड़े टावरों के ऊपर और खंभों के ऊपर चढ़ के उन्होंने झंडे लगाए हैं और साबित किया है कि वो खान के साथ हैं और हकीकी आज़ादी हासिल करके रहेंगे वो इंशाअल्लाह ताला। और इसके अलावा इस्लामाबाद में कल जश्न आज़ादी के मौके पर एक तकरीब थी, एक प्रोग्राम था। तो वहाँ पर पीटीआई के वर्करों और सपोर्टरों का आना सख्ती से मना था। तो वहाँ पर उनकी कोशिश थी कि यहाँ पर कोई पीटीआई का वर्कर और सपोर्टर ना आए। तो प्रोग्राम उनका जारी था, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि पूरा हॉल जो था वो पीटीआई के वर्करों और सपोर्टरों का भर गया और आखिर इंतज़ामिया को और वहाँ पर जितने भी नून लीग की या जितने भी थे उन सबको पता चल गया कि ये जी इनका प्रोग्राम जो है वो हाईजैक हो गया। और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर जो है वो पीटीआई जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए और जश्न आज़ादी के मौके पर वहाँ पर हकीकी आज़ादी के नारे लगे, खान साहब की रिहाई के नारे लगे। तो कल तारीख़ रकम कर दी पीटीआई के सपोर्टरों ने और वर्करों ने। उन्होंने साबित कर दिया कि वो खान साहब के शाना बशाना खड़े हुए। और इसके अलावा दूसरी एक अहम ख़बर आपको देनी थी फैज़ हमीद के हवाले से कि साबिक डीजी आईएसआई जो थे जनरल फैज़ हमीद साहब, रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो गिरफ़्तार हो गए हुए हैं, अरेस्ट हो गए हुए हैं। तो उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी चल रही है। तो इंक्वायरी बेसिक जो थी वो ये थी, जो इंक्वायरी उनके ख़िलाफ़ जो होनी है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो करप्शन की इंक्वायरी उनके ख़िलाफ़ हो सकती है और उनके ख़िलाफ़ जो है वो बेज़ाब्तियों की इंक्वायरी हो सकती है। लेकिन जो एक बहस मुबहसा मुल्क के अंदर चल रहा है कि जी उनके ख़िलाफ़ हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट में इंक्वायरी होगी और जो हुकूमत के अंदर जो वो मुदाखलत करते रहे हैं और जो सियासी मुदाखलत वो करते रहे हैं उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी होगी, तो ये सरासर गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हुकूमत के अंदर सियासी मुदाखलत जो इस्टेब्लिशमेंट की है उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ऐसा अगर हुआ तो फिर मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी का सवाल उठता है कि इस हुकूमत में सियासी मुदाखलत तो इनकी भी है और माजी में भी रही है, हाल में भी रही है और अभी भी है और आगे भी रहेगी। तो ये तो एक नामुमकिन सी बात है कि फैज़ हमीद के ऊपर सियासत में मुदाखलत या हुकूमत में मुदाखलत की इंक्वायरी होगी, ये नामुमकिन सी बात है और ना ये होगा। तो इसके अलावा फैज़ हमीद साहब की एक बहुत बड़ी दोगली पॉलिसी जो थी और उनके जो दोगलापन जो था और उनकी जो चाल चलन था और उनकी जो चलाकियाँ थीं वो भी मंजर आम पर आई हैं और उनके ऊपर भी बहस मुबहसा हो रहा है कि ये कितने मक्कार इंसान थे और ये कितने शातिर इंसान थे, ये कितने डबल माइंडेड
और डबल पॉलिसी खेलने वाले ये इंसान थे कि ये किसी तरीके से आर्मी चीफ बनना चाह रहे थे कि किसी तरीके से मुझे जो पावर ऑफ चेयर है उसके ऊपर मैं बैठ जाऊं, क्योंकि पावर ऑफ चेयर जो है वो आपको पता है, वो पावर ऑफ चेयर पाकिस्तान में सिर्फ एक ही है। पूरी इस्टेब्लिशमेंट उसके गिर्द घूमती है और सारी एजेंसियां उसके गिर्द घूमती हैं और हुकूमत भी उसके मातहत होती है, अपोजिशन भी उसी की मदद लेती है। वो पावर ऑफ चेयर जो है वो आपको पता है कौन सी है। वो पावर ऑफ चेयर के ऊपर इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट के चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब बैठे हुए हैं, उससे पहले जनरल बाजवा साहब बैठे हुए थे। तो फैज़ हमीद साहब जो थे, इनकी आखिर हद तक कोशिश रही है कि किसी तरीके से, किसी भी चाल से, तरीके से या किसी भी मुमकिनात से, किसी भी पॉसिबिलिटी से ये पावर ऑफ चेयर के ऊपर बैठ जाएं और पावर ऑफ चेयर इन्हें मिल जाए और ये उस कुर्सी के ऊपर बैठ जाएं और मुंतखब हो जाएं ये आर्मी चीफ के लिए। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सका। इसके लिए इन्होंने सर तोड़ कोशिश की है, सर धड़ की बाजी लगा दी इन्होंने। और हत्ता कि ये अपने साबिक इनके जो चीफ थे जनरल बाजवा साहब, ये उनके साथ भी जो है वो डबल पॉलिसी करते रहे हैं, डबल गेम खेलते रहे हैं, डबल प्लान करते रहे हैं ये उनके साथ भी। लेकिन इनकी किस्मत में नहीं था और इनकी चालाकियाँ काम ना आई और इनकी जो सियासी चाल चलन थे और जो इनकी सियासी मदाखलत थी और वो इनके किसी काम ना आ सकी, इनके जो हरबे थे वो भी इनके काम ना आ सके और आखिर ये चीफ मुंतखब ना हो सके। इन्होंने बहुत कोशिशें की। ये कोर कमांडर पेशावर थे और ये मिलने आया करते होते थे जो है वो इस्लामाबाद में सियासी वज़ीरों से, मुशीरों से। तो जनरल बाजवा साहब जो थे, आर्मी चीफ थे, उनको इस बात का पता लग गया कि ये इस्लामाबाद आते हैं और बहुत ज़्यादा ये मुलाकातें करते हैं और इनका मेन मकसद ये है। तो उन्होंने इनको पेशावर से भी हटा दिया और दूर इनकी पोस्टिंग कर दी उन्होंने, तो ताकि ये इस्लामाबाद आ ही ना सकें। तो और फिर भी इनकी जो है वो मुदाखलत बहुत ज़्यादा रही है और ये पैगामात भिजवाते रहे हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को कि जी मैंने आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है, मैंने आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है, आप मुझसे थोड़ी देर के लिए मुलाकात कर लें, बस थोड़ी देर के लिए आप मुझसे मुलाकात कर लें। तो लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं की और फिर ये प्राइम मिनिस्टर के जो वज़ीर थे ये उनके ज़रिए पैगामात भिजवाते रहे हैं कि जी मुझसे थोड़ी देर के लिए एक मुलाकात कर लें। तो उन वज़ीरों ने जाके प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट भी की है कि आप थोड़ी देर के लिए एक मुलाकात कर लें जनरल फैज़ हमीद से। लेकिन शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, फैज़ हमीद से कोई मुलाकात नहीं होगी। तो फिर ये फैज़ हमीद साहब जो थे, इन्होंने लंदन में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को अपने रिश्तेदार के ज़रिए पैगाम भिजवाए कि जी आप मुझे आर्मी चीफ मुंतखब करवा दें, आप जो कहेंगे मैं वैसा करूँगा, आप जैसे कहेंगे मैं वैसा करूँगा, आप जो इंस्ट्रक्शन आपकी हैं वो आप मेरे इस नुमाइंदे को बता दें, मैं वो सारी इंस्ट्रक्शन जो है आपकी वो मैं फ़ॉलो करूँगा, उसके ऊपर मैं अमल करूँगा, आप जैसे कहेंगे मैं करूँगा, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। तो लेकिन इनका वो हरबा भी कामयाब ना हो सका और फिर इनके एक मातहत ऑफिसर थे, रहमत उनका नाम था, वो आते थे इस्लामाबाद और वो आके जो सीनियर सहाफ़ी थे हामिद मीर साहब, उनसे मिलते थे और उनसे मिल के कहते थे कि जी आप प्रोग्रामों में वक्तन फ़वक्तन जो है वो DGISI जनरल हमीद साहब का नाम लेते रहते हैं, तो जो है आप इनका नाम ना लें, तो ये मुस्तकबिल के आर्मी चीफ़ हैं, तो ये फिर ऑल इन ऑल होंगे, 1 to all होंगे ये, तो आप इनका नाम ना लिया करें। तो फिर हामिद मीर साहब ने इनसे पूछा कि जी आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा जी कि मैं इस टाइम सऊदी अरब में वीज़ा एम्बेसी का मेन जो है वो मैं काउंसलर हूँ, वीज़ा एम्बेसी का काउंसलर हूँ मैं। तो फिर हामिद मीर साहब ने इनसे कहा कि जी फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं?
तो आप मुझसे आके मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप और भी साफ़ियों से मिलते होंगे, और भी लोगों से आप मिलते होंगे, उनको भी आप पैगामात देते होंगे जाके। तो इस तरीके से फिर जो है ना, क्या उसका नाम है, आप तो आइन के आर्टिकल 244 की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, अहमद मीर साहब ने उनसे कहा। तो बहरहाल उन्होंने इनको जो है ना वो सुलह सफ़ाई के ज़रिए इनको जो है ना वापस अच्छे अंदाज में बातचीत करके वापस भेज दिया। तो फैज़ उम्मीद साहब के ये चाल चलन थे कि ये इस तरीके से पैगामात भिजवाते होते थे। तो लेकिन और फिर ये जनरल बाजवा साहब के साथ भी जो है ये डबल माइंडेड और डबल पॉलिसी कर रहे थे। और ये जूनियर थे, ये तो आर्मी चीफ़ की लिस्ट में आ ही नहीं रहे थे। तो फिर जो है इन्होंने सर तोड़ कोशिश की जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन में भी। जब पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने जब जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी तो इसमें 100% ज़ोर लगाया जनरल फैज़ हमीद ने कि जी किसी तरीके से जनरल बाजवा साहब जो है ना ये आर्मी चीफ़ कायम रहें और इनको एक्सटेंशन मिल जाए। उसकी मेन वजह ये थी कि ये जूनियर थे, ये आर्मी चीफ़ के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे थे। तो ये जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दिलवाना चाहता था कि ये 3 साल के लिए इनको एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो बीच में जो बहुत सारे जर्नैल हैं वो क्वालिफाई कर रहे हैं तो वो रिटायर हो जाएंगे, वो रिटायर हो के चले जाएंगे। तो फिर पीछे 3 साल बाद ये आर्मी चीफ़ के लिए क्वालिफाई करेंगे और ये सीनियरिटी में जो 3-4 जर्नैल हैं उनकी सीनियरिटी में ये आ जाएंगे, तो ये क्वालिफाई कर लेंगे, तो फिर ये आर्मी चीफ़ बन जाएंगे। और फिर ये इनकी ये पॉलिसी थी कि ये जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दिलवाने में इनका मेन किरदार था। और वो किरदार ये था कि ये आर्मी चीफ़, नेक्स्ट आर्मी चीफ़ बनने के लिए क्वालिफाई होना चाह रहे थे। तो मेन सर तोड़ बाजी इन्होंने लगाई। तो जनरल बाजवा साहब को पता लग गया कि ये सारा जो है ना हरबे फैज़ उम्मीद इस वजह से कर रहा है कि वो ख़ुद आर्मी चीफ़ मुंतखब होना चाहता है। तो उसके बाद भी फिर उन्होंने इसकी हरकतें देखी और इसके जो है वो सारे इरादे भांप लिए कि ये तो सर धड़ की बाजी लगाए हुए है सिर्फ इस मकसद के लिए। और फिर जनरल बाजवा साहब ने भी डबल पॉलिसी और डबल प्लान खेलना शुरू कर दिया। इधर से ये फैज़ उम्मीद डबल पॉलिसी खेल रहा था कि जी मैं आपकी मज़ीद एक्सटेंशन के लिए कोशिशें कर रहा हूँ, और अंदर से ये प्राइम मिनिस्टर को कह रहा था जी कि मुझे मुंतखब करें, मैं आपको नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी मुंतखब करवा दूँगा, तो आप मुझे आर्मी चीफ़ लगाएं। और उधर से ये जनरल बाजवा साहब को इसने लॉलीपॉप दिखाया हुआ था कि जी मैं आपकी एक्सटेंशन के लिए प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं कोशिश पहले भी कर रहा था और अब भी कर रहा हूँ। तो उधर से जनरल बाजवा साहब भी इसके साथ डबल प्लान खेल रहे थे कि पहले तो इसने कोशिश की मुझे एक्सटेंशन दिलवाने में, अब ये अपने चक्करों में लगा हुआ है। तो जनरल बाजवा ने भी डबल प्लान खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने भी कहा कि जी अब जो है ना वो भी इसकी बातें ऊपर से मान लेते थे और अंदर से वो अपनी ही एक्सटेंशन करवाना चाह रहे थे और इसको वो साइड लाइन पर रखना चाह रहे थे। मेन प्लान उनका भी ये था। तो आखिर लेकिन जब जनरल बाजवा साहब ने लास्ट टाइम देखा कि जी अब तो मेरी एक्सटेंशन तो नामुमकिन है, तो फिर जब उन्होंने देखा कि जी अब अगर मुझे किसी सूरत एक्सटेंशन नहीं मिलेगी तो अब मैंने जाना ही जाना है, तो फिर उन्होंने कहा कि अगर बाजवा नहीं तो फिर फैज़ भी नहीं। तो फिर उन्होंने उस वक्त वज़ीर दफ़ा जो थे ख्वाजा आसिफ साहब, उनको कहा कि जी आप ना मुझे एक्सटेंशन दें और ना ही जनरल फैज़ को आप आर्मी चीफ़ मुंतखब करें, तो आप जनरल शमशाद साहब जो हैं आप उनको आर्मी चीफ़ लगा दें। लेकिन जनरल शमशाद साहब की किस्मत में भी आर्मी चीफ़ बनना नहीं था। चेयर ऑफ पावर जो थी उसके ऊपर बैठना जनरल शमशाद साहब की भी किस्मत में नहीं था। तो ये किस्मत में लिखा हुआ था जनरल आसिम मुनीर की, तो ये उनके हिस्से में आ गया। तो जनरल आसिम मुनीर साहब ने इस कुर्सी पर विराजमान होना था, ये पावर ऑफ चेयर उनके नीचे आनी थी, उनकी किस्मत मुकद्दर में लिखी हुई थी। तो आखिर वो इस कुर्सी पर मुंतखब हो गए। तो जनरल बाजवा साहब ने भी फिर डबल प्लान फैज़ उम्मीद के साथ ऐसा किया कि अगर मैं नहीं तो फिर फैज़ भी नहीं। तो फैज़ साहब जो डबल पॉलिसी खेल रहे थे वो ख़ुद भी गए और बाजवा साहब भी गए, और बाजवा साहब ने फिर नहले को दहला किया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया कि अगर ख़ुद वो एक्सटेंशन नहीं ले सके तो फैज़ हमीद की भी उन्होंने छुट्टी करा दी। तो आखिर पावर ऑफ चेयर के ऊपर बैठे आके
जनरल सैयद आसम मुनीर साहब। ये सारी सूरत हाल थी नाजरीन। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।